परीक्षापयोगी सभी तरह के प्रश्नों में, जिसमें एसएसटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी सिलसिले में आज फिर हम एक साथ में चर्चा करने के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टॉप 20 साइंस क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन, कैथोड किरणें तीव्र गति से ऋण आवेशित कणों की एक धारा है। कैथोड किरणें तीव्र गतिशील ऋण आवेशित कणों की एक धारा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इन कणों को क्या कहते हैं? इन कणों को, इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन ने की थी। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कैथोड किरणों की खोज किन्होंने की थी, तो इसका आंसर होगा जे थॉमसन ने की थी। किन्होंने की थी? थॉमसन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के जनन कोशिकाओं में, ठीक है, जनन कोशिकाओं में कौन कोशिका विभाजन होता है? कौन सा कोशिका विभाजन होता है? इसका आंसर होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। शारीरिक कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में यहाँ स्पर्म को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो है स्पर्म है और ये स्पर्म, सारे स्पर्म की होड़ लगी हुई है जाके किससे मिलने के लिए। देख लीजिए, ये सारे स्पर्म हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मनुष्य के जनन कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो आंसर होगा आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और शारीरिक कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक कार्बनिक यौगिक जो कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक कार्बनिक यौगिक जो कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? और आंसर होगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या होगा आंसर? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे C6H5CI के नाम से जाना जाता है। चलिए, हशीमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? क्वेश्चन है, हशीमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। किस ग्रंथि से है? और ये गला के आसपास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यहाँ गला के आसपास। ठीक है, इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, और आप ये भी समझ लीजिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सा है? थायराइड ही है। कौन सा है? देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि ही है। कौन सी है? देख लीजिए, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? देख लो, यही है थायराइड ग्लैंड। राइट लोबे यहाँ पर है, लेफ्ट लोबे यहाँ पर है। ठीक है, ये और इस्थमस यहाँ पे है। इसे यहीं पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ थायराइड लिखा हुआ देख लीजिए, ये गला के आसपास का जगह है, यहाँ के आसपास, है ना? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी गैसों के किस कंडीशन में होगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी गैसों के किस कंडीशन में होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार। ठीक है,
आंसर होगा आदर्श गैस के कंडीशन में, आइडियल जो गैस होगा उसके कंडीशन में होगा, आइडियल गैस के कंडीशन में। P इजकल टू होता है प्रेशर, V इजकल टू होता है वॉल्यूम, N इजकल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R इजकल टू होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, T इजकल टू होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी को बोला जाता है PV इजकल टू NRT। क्या बोला जाता है? PV इजकल टू NRT। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या हर प्लैनेट्स पे अलग अलग होता है या सभी प्लैनेट्स पे एक समान होता है? तो इसका देखिए यहां पर लिखा हुआ सभी ग्रह पर समान होता है, सभी प्लैनेट्स पे क्या होते हैं? समान होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, ग्रेविटेशन जो है उसका मान सभी प्लैनेट्स पे क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। प्लैनेट्स के बारे में हमने चर्चा किया था। सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकुरी। कौन सा है? ठीक है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। समझ में आ गया? चलिए, भारत में मधुमक्खी के एक छत्ते से, भारत में मधुमक्खी के एक छत्ते से एक वर्ष में अधिकतम कितनी शहद प्राप्त की जा सकती है? यानी आपके घर के आसपास पेड़ पे आप देखोगे इस तरह का मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ होता है, लगा के रखता है ना, देखा होगा कहीं ना कहीं, या भाग जाते होगे देख के कि कहीं काट ना ले, है ना। ये मधुमक्खी का छत्ता लगा के रखता है, देख लीजिए, देख लो, है ना, लगा के रखा हुआ। तो एक छत्ते से एक वर्ष में अधिकतम कितना शहद प्राप्त किया जा सकता है? आंसर होगा 5 kg। क्या होगा? 5 kg तक शहद जो है सो प्राप्त किया जा सकता है। 5 kg तक शहद जो है सो प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमंड क्रिस्टल किस प्रकार का क्रिस्टल है? डायमंड, डायमंड मतलब हीरा। डायमंड का जो क्रिस्टल है वो किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? तो इसका आंसर होगा आपका सहसंयोजक क्रिस्टल। आंसर क्या होगा? सहसंयोजक क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग शीशा में अधिकतम होगा या हवा में? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट जो है शीशा में अधिकतम होगा या हवा में? तो आंसर क्या होगा? एयर में। आंसर क्या होगा? हवा में। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और शीशा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिस कारण प्रकाश की चाल शीशा में कम हो जाती है। शीशा में क्या हो जाती है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक एंजाइम कितना जीन उत्पन्न कर सकता है? एक एंजाइम कितना जीन उत्पन्न कर सकता है? तो आंसर होगा सिर्फ एक। क्या होगा? एक जीन। देखते हैं, इसे वीडल और टॉमम नामक वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया था। किसने प्रमाणित किया था? वीडल और टटाम, वीडल और टटाम नामक वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित किया था। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर क्या होता है? आप कहिएगा क्या होता है? अवकरण की प्रक्रिया। क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और कैथोड पर अवकरण की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? अवकरण की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस किरणों का होता है? तो आंसर होगा गामा किरण। क्या होगा? गामा किरणों का। ठीक है, 3 तरह की किरणें होती है ना, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस किरणों का होगा? गामा किरणों का। किसका होगा? अगला क्वेश्चन लेते हैं, चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? चना जिसे ग्राम, इंग्लिश में ग्राम बोला जाता है, चने की दाल में कितने प्रतिशत, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं? आंसर होगा 21%, 21%। कितना होगा? सबसे ज्यादा प्रोटीन
दाल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन मूंग दाल में पाया जाता है। पल्स के रूप में सर्वाधिक प्रोटीन जो है मूंग दाल में पाया जाता है और इसका परसेंटेज होता है 25%। कितना होता है? यानी 25% के आसपास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, जो फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम है, वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम में प्रथम पोषीय स्तर पर कौन होगा? प्रथम पोषीय स्तर पर कौन होगा? तो आंसर होगा इसका ट्री होंगे। क्या होगा? पेड़ होगा। क्या होगा? देख लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ लिखा हुआ प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक के रूप में पौधों को दिया गया है। अब घटक के रूप में यहाँ लिखा हुआ उच्च उपभोक्ता, चतुर्थ श्रेणी उपभोक्ता के रूप में इसे दिया गया, तृतीय उपभोक्ता के रूप में इसे दिया गया। इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर से पढ़ देते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम पोषीय स्तर पर कौन होगा? ठीक है, पेड़ होगा। कौन सा होगा? पेड़ होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईंधन के जलने से निर्मित ज्वाला के, ईंधन के जलने से निर्मित ज्वाला के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होगा? जब किसी चीज को हम जलाते हैं, किसी भी ईंधन को, ईंधन कौन? पेट्रोल होगा, कोयला होगा, डीजल होगा, सीएनजी गैस होगा या कुछ भी होगा। तो ईंधन के जलने से निर्मित ज्वाला के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है? आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस जोन सबसे अधिक होता है। तो नॉन ल्यूमिनस जोन मतलब ऐसा क्षेत्र जो नॉन ल्यूमिनस मतलब जो ज्वलनशील या जहां से रोशनी नहीं निकलती होगी, उसका तापमान सर्वाधिक क्या होगा? क्या होगा? सबसे अधिक होगा। यानी बाहरी भाग का। किस भाग का? देख लो यहाँ पे, ये देखिए, ये जलने वाला हिस्सा है और इसके आसपास का जो हिस्सा है ये नॉन ल्यूमिनस जोन है। क्या है? नॉन ल्यूमिनस। इसमें लिखा हुआ है ये ऊपर वाला जो है आपका यहाँ पर ये नॉन ल्यूमिनस है। तो ये इसके बाद बीच वाला हिस्सा जो एकदम जलता हुआ नजर आ रहा है ये ल्यूमिनस है। ये क्या है? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जलता हुआ होता है। ठीक है, और नीचे वाला यहाँ का हिस्सा इसे डार्क जोन के नाम से जानते हैं। और सबसे नीचे में ये वाला हिस्सा जो है इसे ब्लू जोन के नाम से जानते हैं। किस जोन के नाम से? इसे ब्लू जोन के नाम से हम जानते हैं। तो ठीक है, आंसर क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस जोन। यानी सर्वाधिक तापमान जो होगा सो नॉन ल्यूमिनस जोन का होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव आमाशय के 3 भागों में मध्य भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, मानव का जो आमाशय है उसके 3 भागों में मध्य भाग को क्या कहते हैं? आंसर होगा फंड डिक। क्या होगा आंसर इसका? ठीक है, फंड डिक होगा। देखते हैं यहाँ पे फंड्स लिखा हुआ है, देख लो। देख लो, ये यहाँ पर फंडस लिखा हुआ है, FUNDUS फंडस लिखा हुआ है ना। ये तुम्हारा स्टोमक है यहाँ पे। तो आपका आंसर होगा इसमें फंड डिक। क्या होगा इसमें? फंड डिक होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किन विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? किन विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो आंसर होगा गामा। ठीक है, 3 तरह की तरंग दैर्ध्य होती है ना, अल्फा, बीटा और गामा। तो किसकी जो है चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होगी? आंसर होगा गामा तरंग की। गामा तरंग की आवृत्ति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। क्या होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण कैसे होता है? तो 4 तत्वों से मिलकर होता है। अगर पूछेगा कितने तत्वों से मिलकर होता है तो क्या आंसर दोगे? 4 तत्वों से मिलकर होता है फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण। अगला क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अफीम एक नशीला पदार्थ है जिसका सेवन वैसे लोग करते हैं जिन्हें नशा का आदत है। तो अफीम प्राप्त किया जाता है, आंसर होगा बिना पके फल के लेटेस्ट से। बिना पके हुए फल के लेटेस्ट से अफीम का उत्पादन होता है। अफीम की प्राप्ति पोस्ता के पौधा से होती है। किस पौधा से होती है? ये देख लो, इसे ही पोस्ता का पौधा बोलते हैं।
ये जो है यही है तुम्हारा पोस्ता का पौधा और इसी से अफीम की प्राप्ति होती है। एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यही जो है तुम्हारा पोस्ता का पौधा होता है और इसी से अफीम की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसी से अफीम की प्राप्ति होती है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा रासायनिक, इसमें इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है? तो आंसर होगा पानी का भाप में बदलना, पानी का, ठीक है, वाटर एवोपरेशन होना, ये जो है केमिकल रिएक्शन नहीं है। इसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन कहते हैं। चलिए अब इसके साथ हम लोग कुछ बाहर से भी प्रश्न आज सॉल्व करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है ह्यूमन बॉडी का जो आपका ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? आंसर होगा पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? आंसर होगा पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड हार्मोन इसका नाम है। क्या नाम है? पैराथायरॉयड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, यदि पति का ब्लड ग्रुप ए हो, हस्बैंड यानी पति का ब्लड ग्रुप ए हो, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी हो, यानी हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए हो, वाइफ का ब्लड ग्रुप अगर बी हो, ठीक है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बच्चों का, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो आंसर होगा ए बी, ए बी अथवा ओ। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर क्या है? ये मानव का जो कान होता है, ईयर जो होते हैं, उसे सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता कहां से कहां तक होती है? इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक ये सुनने की क्षमता है। इससे कम में भी हम नहीं सुन सकते हैं और इससे ज्यादा श्रव्य ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, नहीं सुन सकते हैं। यही कारण है। लेकिन एक ऐसा जानवर है जो 20 हर्ट्ज से भी कम श्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है और वो है डॉग। कौन है? कुत्ता। इसी कारण से कभी वैसा कोई भूकंप या उस तरह की कोई घटनाएं होने वाली रहती हैं तो कुत्ता पहले ही बोलना और भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि जो चीज हम नहीं सुन पाते हैं वो जो है कुत्ता सुन लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखता है? क्वेश्चन है आपका कि ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखता है? तो क्योंकि इसका आंसर है किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, काला क्यों दिखता है? तो ये किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता, नहीं करता है और इसी कारण से ये काला दिखता है। किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, इसी कारण से ब्लैक बोर्ड क्या होता है? काला दिखता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, गाजर का रंग नारंगी जैसा होता है, नारंगी रंग का होता है। गाजर में ऐसा क्या पाया जाता है कि उसका रंग नारंगी रंग के जैसा होता है? तो इसका आंसर होगा कैरोटीन।
ठीक है, ये गाजर है, इसमें कैरोटीन, कैरोटीन के पाए जाने के कारण, कैरोटीन के पाए जाने के कारण इसका रंग नारंगी रंग के जैसा होता है। ठीक है, आज हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। आने वाले कई आगामी महत्वपूर्ण एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इसे यूट्यूब से सर्च करके अपने कॉपी पर राइट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका जो कलेक्शन है, क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो आपको काम दे सके। ठीक है, मिलते हैं अगले साइंस के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।